रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओके, तो बेटा हम यूनिट नंबर 9 हीट एंड एनर्जी अपना चैप्टर पढ़ रहे थे। कल हमने क्या डिस्कस किया था? हमने कल डिस्कस किया था मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक है, देयर आर 3 मेथड बाय विच हीट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। उसमें हम कौन सा डिस्कस कर चुके हैं मेथड? हम कंडक्शन को कल डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लास में। आपने उसकी एक्टिविटीज भी देखी और आपने उसको साइंटिफिकली रीजन भी उसका देखा कि किस तरह कंडक्शन होती है। ठीक है, सिर्फ सॉलिड में होती है, ये सब कुछ हमने कल डिस्कस कर लिया है अपने इस लेक्चर में। आज हम इंशाल्लाह जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो क्या है हमारे पास? कन्वेक्शन। ठीक है, कन्वेक्शन क्या है आइए हम देख लेते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ फ्लूइड टू अनदर बाय द मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड इटसेल्फ। क्या कह रहे हैं इस डेफिनेशन में कि ये भी आपके पास हीट ट्रांसफर का ही एक प्रोसेस है, लेकिन ये कहाँ होता है? ये आपके पास गैसेस और लिक्विड में होता है। और होता किसकी हेल्प से है? बाय द मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड इटसेल्फ। एग्जांपल देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। द वेंटिलेशन ऑफ अ रूम, हीटिंग वाटर इन अ पैन। अच्छा, अब वेंटिलेशन ऑफ अ रूम, इससे आपको क्या बात समझ में आ रही है? देखें, कॉमनली आपने देखा होगा हमारे घरों में खिड़कियां भी होती हैं और वेंटिलेटर्स भी होते हैं। तो इनका फायदा क्या है? भाई फायदा जाहिर सी बात है, कोई ना कोई रीजन है, जब तो हमने अपने घर की कंस्ट्रक्शन इस तरह से की कि विंडो भी जरूरी है और वेंटिलेटर भी। क्यों जरूरी है? कि विंडो से आपके पास ठंडी हवा आती है और वो ठंडी हवा क्या करेगी कि जब वो आपके रूम में आके क्या हो जाती है, हॉट हो जाती है, तो वो एक्सपेंड होकर ऊपर की तरफ उठती है और वेंटिलेटर से बाहर चली जाती है। अभी इस फिनोमेना को हम मुख्तलिफ एग्जाम्पल से देखते हैं। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, ये देखिए यहाँ थोड़ी सी आप मेरे साथ एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। ये देखिए, ये मेरे पास दो सेम साइज की क्या हैं शॉपिंग बैग्स। ये एक में मैंने शुगर ली है और एक में मैंने क्या ली है? कॉटन ली है। एक में हमारे पास शुगर है और एक में कॉटन है। अच्छा, आप मुझे बताइए, देखिए साइज दोनों का सेम है, लेकिन जो शुगर है उसने कम स्पेस ऑक्यूपाई की है, कम जगह पे आ गई, जबकि कॉटन को देखें उसने कितना वॉल्यूम या कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की है? ज़्यादा की है। अब इन दोनों शॉपर्स को अगर मैं उठाऊं तो मैं क्या देखती हूँ कि देखिए मैंने इसको भी उठाया और मैंने इसको भी, लेकिन ये क्या, इसका तो वेट ज़्यादा है, हालांकि ये तो कम जगह ले रही है शुगर, और इसका वेट ये तो बहुत हल्की है, हालांकि इसने स्पेस ज़्यादा ली है। तो इससे हमें क्या बात समझ में आई? इससे हमें ये बात समझ में आई कि अगर जो भी सब्सटेंस अगर वो कम जगह लेगा तो इसका मतलब है वो डेंस होगा, वो भारी होगा। और ऐसे सब्सटेंसेस जो ज़्यादा जगह लेंगे, है ना, ज़्यादा वॉल्यूम लेंगे, वो कैसे हो जाएंगे? वो हल्के हो जाएंगे। यहीं से हम एक न्यू कॉन्सेप्ट अपना पढ़ने जा रहे हैं। ये क्या है हमारे पास? डेंसिटी। क्या है आपके पास? डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू किसके बराबर है? डेंसिटी मास ओवर वॉल्यूम के। आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशन पढ़ती भी आएंगे ना मैथ्स में। देखिए, इस फॉर्मूले से हमें क्या पता चलता है कि अगर कोई भी चीज़ भारी है, डेंस है, तो वो क्या करेगी? उसका वॉल्यूम कैसा हो जाएगा? कम होगा। अगर कोई भी सब्सटेंस ज़्यादा जगह घेरेगा या ज़्यादा स्पेस में आएगा तो उसकी डेंसिटी, उसका भारीपन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अभी यही चीज़ हमने विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है कि मैंने सेम साइज़ के शॉपिंग बैग्स लिए और उसमें मैंने क्या करा आपके पास कि एक में मैंने कॉटन ली और दूसरी में मैंने शुगर ली। आप क्या देखती हैं कि शुगर ने कम स्पेस ऑक्यूपाई की थी और कॉटन ने ज़्यादा स्पेस या ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया था। जब मैंने इन दोनों चीज़ों का वजन किया, उठाया, तो मुझे पता चला कि शुगर क्या है? डेंस है, भारी है, और कॉटन क्या है? हल्की है। हालांकि कॉटन का वॉल्यूम कैसा था? ज़्यादा था और शुगर का वॉल्यूम कम था। तो इस तरह हमें ये पता चल गया कि इन दोनों का आपस में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। कि अगर किसी सब्सटेंस की डेंसिटी भारीपन ज़्यादा है तो उसका वॉल्यूम कैसा होगा? कम होगा। और अगर वॉल्यूम ज़्यादा है जैसे कि कॉटन का, तो उसकी डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। अब मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट इसलिए दिया कि इसी चीज़ को अब हम आगे एक्सप्लेन करेंगे तो आपको समझने में आसानी हो। ये जो मैं आपसे वेंटिलेशन ऑफ रूम की बात कर रही हूँ कि देखिए उसमें हो क्या रहा है कि एयर जो ठंडी हवा आ रही है आपकी बाहर खिड़की से आपके रूम में आ गई। रूम में आने के बाद क्या है, उसको कुछ ना कुछ टेम्परेचर मिलेगा। टेम्परेचर मिलने से क्या होगा, जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो टेम्परेचर को या हीट को क्या कर रहे हैं? एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या हो रहे हैं? वो एक्सपेंड हो रहे हैं।
वो फैल रहे हैं। क्योंकि ये भी आपने कॉन्सेप्ट पीछे पढ़ा हुआ है कि जब कभी हम किसी भी सब्सटेंस को हीट देते हैं या उसे हीट मिलती है तो क्या होता है, हीट से चीज़ें एक्सपेंड होती हैं, फैलती हैं। जब वो फैलती हैं यानी वो अपना वॉल्यूम ज़्यादा करती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, हल्की हो जाती हैं। और आपको ये भी पता है कि जो भी हल्की चीज़ होती है वो ऊपर की तरफ उठती है और जो डेंसर चीज़ होती है वो क्या होती है, वो नीचे की तरफ आती है। तो यही वेंटिलेटर का फ़ायदा है, वेंटिलेशन ऑफ अ रूम। हम क्यों आपको ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं कि जो ठंडी हवा बाहर से आई कमरे में विद द हेल्प ऑफ विंडोज़ के ज़रिए आई, ठीक है। वो क्या हुआ, रूम में आने के बाद गर्म हुई, गर्म होने के बाद वो एक्सपेंड हुई, फिर राइज ऊपर की तरफ उठना शुरू होगी। अब अगर उसको वेंटिलेटर नहीं मिलेगा तो वो तो वहीं घूमती रहेगी ना, तो अब वो क्या होगी, वेंटिलेटर से बाहर चली जाएगी और इस तरह से हमारा रूम जो है वो ठंडा हो जाता है। सेम यही प्रोसेस आप ऑब्जर्व करेंगे किसमें, वाटर के अंदर। जब आप उसे किसी पैन में हीट करते हैं तो आप क्या देखते हैं कि उसमें वाटर को हीट करने से उसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे होते हैं, वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब होने के बाद वो एक्सपेंड होते हैं और एक्सपेंड होके वो देखें भाप की सूरत में देखा है ना आपने, वो ऊपर की तरफ उठते हैं, ठीक। और इस तरीके से कॉन्वेक्शन का प्रोसेस वाटर के अंदर भी आपको नजर आया और आपको किस में नजर आया, एयर के अंदर भी नजर आया। अच्छा, अब यहाँ आ जाइए, न्यू टॉपिक क्या है हमारे पास, कॉन्वेक्शन करंट इन नेचर। कॉन्वेक्शन तो आपको पता चल गया, अब ये कॉन्वेक्शन करंट क्या है जो कहाँ हो रहा है, नेचर में। यानी हम कुछ ऐसे फिनोमेना यहाँ देखेंगे जो क्या है, नेचुरल है। चलें ऐसा करते हैं, इन फिनोमेनास को करने से पहले हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं ताकि हम क्या करें, कॉन्वेक्शन करंट को अच्छे तरीके से समझ सकें। कि क्या है मेरे पास एक बीकर जिसमें मैंने वाटर लिया हुआ है। अब मैं क्या डाल रही हूँ, कुछ क्रिस्टल्स डाल रही हूँ KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट के। अच्छा, उसके बाद मुझे क्या करना है, इसको हीट करना है, ठीक है। अच्छा, हीट करने से देखें क्या होगा, पार्टिकल की मूवमेंट स्पीड अप हो जाएगी। और ये देखें ये क्या है, ये आपको नज़र आ रहे हैं क्लाउड से बनते हुए पार्टिकल, कलर्ड पार्टिकल जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं और ऊपर से जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे की तरफ आ रहे हैं। इस फिनोमेना को देखिए, ठीक है। ये देखें पार्टिकल कहाँ जा रहे हैं, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आ रहे हैं। असल में ये कॉन्वेक्शन करंट है, ये आपने देख तो लिया। अब इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ हम इसे समझेंगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। देखें क्या हो रहा है, यहाँ क्यों हो रहा है ये देख लेते हैं। हॉट एयर फ्रॉम द अर्थ राइजेस। अच्छा, अब कॉन्वेक्शन करंट इन नेचर की बात करें, उसमें मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले हम कौन सी एग्जाम्पल को, आप ये फिनोमेना ऑब्जर्व कर चुकी हैं, ठीक, इसको जहन में रखिएगा। अब हम क्या करें, विंड। विंड क्या होती है भाई, हॉट एयर फ्रॉम द अर्थ, जो जमीन की कैसी है एयर, कैसी है, गर्म एयर, वो क्या करेगी, राइजेस ऊपर की तरफ उठेगी एंड कूल एयर रशेस टू टेक इट्स प्लेस, और जो ठंडी हवा है वो क्या करेगी, इसकी जगह ले लेगी। और इस मूविंग एयर को, यानी ये जो मूव कर रही है ना, यानी गर्म हवा जो ऊपर जा रही है और ऊपर की जो ठंडी हवा है वो नीचे आ रही है, तो इस मूविंग एयर को क्या नाम देते हैं हम, विंड या हवा का नाम देते हैं, ठीक। इसी तरीके से बेटे मूनसून विंड देख लीजिए, ये क्या है, दे ब्लो ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर फ्रॉम लैंड एंड द सी। आपने ये पढ़ा है ना कि हीट हमेशा किस तरीके से ट्रेवल करती है, फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो जो मूनसून विंड है वो भी टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से क्या होती हैं, कहाँ चलती हैं, बिटवीन लैंड एंड सी, यानी ज़मीन से समंदर की तरफ और समंदर से ज़मीन की तरफ। इसी तरीके से बेटे थर्मल भी आपके पास क्या है, द अपवर्ड करंट्स ऑफ वार्म एयर दैट राइज बाय कन्वेक्शन इज कॉल्ड थर्मल्स। यहाँ भी आपको वो इसी फिनोमेना को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक। अच्छा, इसकी प्रैक्टिकल हमारे पास एग्जाम्पल्स क्या हैं, बर्ड्स एंड ह्यूमन यूज थर्मल्स when they fly by gliding। अच्छा, ग्लाइडिंग अभी हम एक एक करके सबको एक्सप्लेन करेंगे। ग्लाइडिंग कौन सा फिनोमेना होता है कि गेन हाइट विदाउट यूजिंग देयर ओन एनर्जी। आपने कभी ऐसा देखा है कि जो बर्ड्स होते हैं ना, वैसे तो अपने परों को फड़फड़ाते हुए ऊपर की तरफ उड़ते हैं, लेकिन कभी आप अगर देखें आसमान पे तो आपको नजर आएगा परिंदे अपने पर खोलते हैं और खोलने के बाद वो ऊपर 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 उड़ते चले जाते हैं। असल में वो क्या यूज कर रहे होते हैं कि जो जमीन की गर्म हवा है, आपने देखा ना कि वो क्या हो रही है, वो ऊपर की तरफ उठ रही है। तो जब ऊपर की तरफ उठ रही है गर्म हवा, तो वो हवा परिंदों को या इंसानों को ऊपर ऊपर और ऊपर लेके जा रही है, और इस तरह वो अपनी एनर्जी को इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि वो इन थर्मल्स को इस्तेमाल करते हुए
ऊंचाई तक चले जाते हैं, ठीक है। और अक्सर ये फिनोमेना हमें कहाँ नजर आता है, बर्ड्स में तो ये बहुत कॉमन है। और आपने कुछ इंसानों में भी देखा होगा ना कि जो एक हेलीकॉप्टर टाइप का स्ट्रक्चर होता है उसमें दोनों हाथों से इस तरीके से करके उन्होंने पकड़ा हुआ होता है और वो ऊपर की तरफ उड़ रहे होते हैं। अगर आपने कभी देखा हो तो इसको ज़रा सर्च कीजिएगा और देखिएगा, तो वो भी किसकी हेल्प से ऐसा हो रहा होता है, थर्मल्स की मदद से। इसके अलावा आपने देखे बेटे वेदर बैलून्स देखे होंगे, आपने देखा होगा ना बड़ा सा गुब्बारा सा होता है, बलून स्ट्रक्चर होता है और उसके अंदर लोग बैठे हुए ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। वहाँ भी हम क्या कर रहे होते हैं कि वहाँ भी गैस को जलाया जाता है, हीट किया जाता है, और हीट करने की वजह से जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट को गेन करते हैं और गेन करने के बाद अपना वॉल्यूम बढ़ाते हैं और राइज ऊपर की तरफ उठते हैं। तो वो जो आपका वेदर बलून होता है वो भी ऊपर की तरफ उठता है, ठीक। और इस तरीके से क्या है वो उसमें ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो ये सारी हमारे पास एग्जाम्पल थी किसकी, कॉन्वेक्शन करंट की। अब देखिए कॉन्वेक्शन करंट एक्चुअली है क्या। आपने देखा कि जो भी गर्म हवा है वो क्या कर रही है, हीट होने के बाद जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा ऊपर की तरफ आएंगे। ये हमारा कॉमन फिनोमेना है। क्यों ऊपर की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि वो हल्के हो रहे हैं। और हल्के कैसे हो रहे हैं, उन्होंने हीट को गेन किया, गेन करने के बाद वो एक्सपेंड हो रहे हैं, वो फैल रहे हैं। जब वो फैल रहे हैं तो अपनी प्रीवियस स्पेस से ज़्यादा स्पेस ले रहे हैं। जब वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, आपने देखा था ना, तो क्या है ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, हल्के फुल्के हो रहे हैं, तो वो कहाँ जा रहे हैं, वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब जो ऊपर के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वो लिक्विड के हों चाहे वो गैस के हों, वो उनकी जो खाली जगह होती है उसको फिल करने के लिए कहाँ आते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, ठीक। यानी गर्म हवा या गर्म वाटर मॉलिक्यूल हॉट वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और जो ऊपर की कोल्ड एयर है या कोल्ड मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड है वो कहाँ आ रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं। इस तरह यानी ऊपर और नीचे मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल की वजह से जो करंट जनरेट हो रहा है उसको हमने क्या नाम दिया है, कन्वेक्शन करंट का नाम दिया है। क्योंकि ये फिनोमेना या तो लिक्विड में होता है या फिर गैसेस में होता है। और किस वजह से होता है, बाय द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड। तो आपको ये तीनों एग्जाम्पल समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तीनों का बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है कि क्या होना है, मॉलिक्यूल्स को चाहे वो एयर के हों चाहे वो वाटर के हों, हीट गेन करके कहाँ जाना है, ऊपर की तरफ मूव करना है। और जो ऊपर के कोल्डर मॉलिक्यूल हैं, चाहे वो एयर के हों या लिक्विड के, उन्हें कहाँ आना है, उनकी जगह लेने नीचे आना है। तो ये फिनोमेना चलता रहता है और इसी को हमने कन्वेक्शन करंट का नाम दिया, जिसको अभी हमने अपनी एक्टिविटी में भी एक्सप्लेन किया था, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट के जैसे क्रिस्टल डाले, आपने देखा वाटर मॉलिक्यूल ने क्या किया, हीट अप हुआ और उसके बाद वो गर्म होने के बाद पहले राइट और ऊपर की तरफ उठना शुरू हो गए। जब वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हुए तो उनके जो कोल्ड मॉलिक्यूल थे वाटर के वो कहाँ आ गए, उनकी जगह लेने नीचे आ गए। और इस तरीके से हमें कन्वेक्शन करंट जनरेट होता हुआ नजर आया, इसमें एक बीकर के अंदर। चलिए अच्छा, अब हम सी ब्रीज नेक्स्ट लैंड ब्रीज अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं बेटे। ये भी आपके पास किसकी एग्जाम्पल है, कन्वेक्शन करंट की। देखिए इसको पहले हम अपनी कॉमन ऑब्जर्वेशन से समझते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम दिन के वक्त समंदर में जाते हैं तो सूरज की रोशनी, सूरज की जो तपिश है, शुआएं हैं, वो कितना मतलब गर्म होता है दिन के वक्त। लेकिन हम देखते हैं कि समंदर का पानी ठंडा होता है। लेकिन अगर हम वहाँ ज़मीन पे रेत पे कहीं बैठे तो वो कितनी हॉट होती है, गर्म होती है, ठीक। तो इसका क्या मतलब है कि सूरज तो एक ही है, उसकी जो शुआएं हैं वो ज़मीन पे भी पड़ रही हैं और समंदर पे भी। लेकिन अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हमें क्या नज़र आ रहा है कि जो लैंड है वो तो हॉट हो रही है क्विकली, लेकिन समंदर जो है वो फ़ौरन से गर्म नहीं हो रहा। तो इसका क्या मतलब है कि जो वाटर बॉडीज़ होती हैं वो गर्म देर से होती हैं। अगर वो गर्म देर से होती हैं तो वो ठंडी भी फिर देर से ही होती हैं। इसके कंपैरिजन में बेटे जो लैंड है वो आपकी हॉट भी होती है जल्दी, और फिर वो क्या होगी, कोल्ड भी होगी जल्दी, ठीक। अब यहाँ से हम, ठीक है, अब लैंड क्या है आपके पास, सॉलिड बॉडी। समझ में आ गया कि जो आपके पास समंदर है वो वाटर बॉडीज़ है तो वो देर से गर्म होगा, देर से ठंडा होगा। ज़मीन आपके पास क्या है, सॉलिड है, तो वो जल्दी गर्म होगी और जल्दी ठंडी होगी। अब यहाँ हम सी ब्रीज देख लेते हैं कि दिन के वक्त क्या हो रहा है कि जो आपके पास लैंड है, ठीक है, जो आपके पास लैंड है उसमें सूरज की शुआएं जब पड़ेंगी ज़मीन पे तो क्या करेंगी कि ज़मीन के ऊपर की जो एयर है वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, हॉट हो जाएगी। और हमें ये अच्छी तरह मालूम है कि जब भी एयर हॉट होती है तो वो एक्सपेंड करती है, ठीक है। और एक्सपेंड करने के बाद जाहिर सी बात है वो हल्की हो जाती है और वो ऊपर की तरफ उठती है। जब वो ऊपर की तरफ आती है तो वो कहाँ जाती है, समंदर की तरफ, और यहाँ एक गैप बन जाता है। अब इस गैप को फिल करने के लिए कौन आता है, जो समंदर के ऊपर हवाएं हैं, जो कैसी हैं, इनके मुकाबले में ठंडी हैं, वो हवाएं आएंगी और इनकी जगह को क्या कर देंगी, फिल कर देंगी। और इन हवाओं को हम क्या नाम देते हैं, सी ब्रीज का नाम देते हैं, ठीक। अच्छा, अब इसके बिल्कुल कंपैरिजन में इसका बिल्कुल ऑपोजिट क्या हो रहा होगा, लैंड ब्रीज होंगी। लैंड ब्रीज में क्या होगा, जब रात के वक्त
रात के वक्त आपने देखा ना, अब पूरा दिन समंदर ने क्या करा, हीट को, रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया। अब ये रात में क्या करेगा, उन्हीं रेडिएशन को एमिट करेगा और इसका पानी हमें कैसा मिलेगा, थोड़ा हल्का सा वार्म होगा। अब जब ये वार्म है समंदर, या समंदर का पानी हल्का सा वार्म है, तो हम क्या देखते हैं कि इसके ऊपर की जो हवा है वो भी कैसी होगी, लैंड के मुकाबले में गर्म होगी। अब जब ये गर्म हवा है तो ये फिर वही फिनोमेना दोबारा होगा कि जो आपने लैंड में देखा था कि जो हॉट एयर है वो क्या करती है, वो एक्सपेंड होती है और एक्सपेंड होने के बाद चूंकि वो फैल गई, हल्की हो गई, हल्की होने के बाद वो ऊपर उठेगी, ऊपर उठी। अब यहाँ भी एक गैप बन जाएगा, उस गैप को फिल करने कौन आएगा, ये जो आपकी ज़मीन वाली हवाएं हैं, ठीक है, वो आ जाएंगी यहाँ समंदर की तरफ और जो समंदर की गर्म हवाएं हैं वो कहाँ चली जाएंगी, ज़मीन की तरफ। और इसी ब्रीज को हम क्या नाम देते हैं, लैंड ब्रीज का नाम देते हैं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि किस तरीके से दिन के वक्त गर्म हवाएं कहाँ जाती हैं, समंदर की तरफ, और समंदर की जो ठंडी हवाएं हैं वो कहाँ आती हैं, लैंड की तरफ, जिनको हम नाम देते हैं सी ब्रीज का। और रात में बिल्कुल उल्टा फिनोमेना होगा। वो क्या फिनोमेना होगा कि जो समंदर की गर्म हवाएं हैं वो किस तरफ जाएंगी, लैंड की तरफ, और लैंड की जो ठंडी हवाएं हैं वो कहाँ आएंगी, समंदर की तरफ, जिन्हें हमने लैंड ब्रीज का नाम दिया। और ये बात भी आपको समझ में आ गई ना कि ऐसा क्यों हुआ कि ज़मीन की हवा रात को ठंडी क्यों हो गई, क्योंकि हमने ये बात कर ली थी कि ज़मीन क्या है, सॉलिड है। अगर वो हीट अप हो रही है क्विकली तो वो ठंडी भी होगी जल्दी, और समंदर वाटर बॉडी है तो ये क्या, ये गर्म भी होगा देर से और ठंडा भी होगा देर से। अब होमवर्क देख लेते हैं। आज हमारा होमवर्क क्या है, राइट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट एच, ये आपने लिखना है, और लर्न क्वेश्चन नंबर 1 A to C फ्रॉम यूनिट नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट A to C आपने लर्न करना है और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट एच आपको लिखना है। अब हम बुक में देखते हैं हमारे क्वेश्चन कहाँ हैं, पेज नंबर 92 पार्ट एच देख लीजिए। एक्सप्लेन व्हाट कॉजेज लैंड एंड सी ब्रीजेस। अब जर्नल में देख लें किस तरह से हुआ है, कॉजेज ऑफ सी ब्रीज, फिर आप उसे लिखेंगी, फिर इसी तरह हेडिंग देंगी कॉजेज ऑफ लैंड ब्रीज और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन देंगी। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।